हे अग्रिका, तुमने ये न्यूज देखी? क्या हुआ? कौन सी न्यूज? ये देखो, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ईएलएसएस ने पिछले 6 महीने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आउटफ्लोज रिकॉर्ड किए हैं। हाँ, पता है मुझे। अच्छा, पर ऐसा हो क्यों रहा है? पिछले 3 साल में तो ईएलएसएस फंड्स ने काफी अच्छे इनफ्लोज देखे हैं। पिछले 3 साल का चेंज देखें तो ईएलएसएस फंड्स का AUM 72.5% से इंक्रीज हुआ है। कहीं इन फंड्स की परफॉर्मेंस की वजह से तो ये आउटफ्लोज नहीं हो रहे हैं? नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं, बल्कि ईएलएसएस फंड कैटेगरी की परफॉर्मेंस तो पिछले 1, 3, 5 and 10 years में काफी अच्छी रही है। तो फिर क्या रीजन है? Well, new income tax regime. The new tax regime which we brought in is simpler, lesser in rates. It also gives a flexibility to the taxpayer to see where he wants to put his money in the absence of exemptions which is available in the old regime. मतलब चलो समझाती हूँ। पर पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ईएलएसएस फंड्स क्या होते हैं। सो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ईएलएसएस एक तरह के डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो प्राइमरली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें अक्सर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है क्योंकि ये ₹1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन ऑफर करते हैं हमारी ईयरली टैक्सेबल इनकम से अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ईएलएसएस फंड्स को सेबी रूल्स के मुताबिक कम से कम 80% ऑफ देयर एसेट्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। अब ईएलएसएस फंड्स अक्रॉस सेक्टर्स के, इंडस्ट्रीज के और मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ईएलएसएस फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ टिल्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ अपने 80.76% ऑफ एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और वहीं डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ अपने 65.5% एसेट्स का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब देखो, ईएलएसएस फंड्स का ना एक मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। ईएलएसएस फंड्स का ये 3 साल का लॉक इन पीरियड इन्वेस्टर्स को इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लिए पुश करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिल सकता है ना जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता हो। तो देखो, ये है टॉप 5 परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड्स बेस्ड ऑन 10 ईयर रिटर्न्स एज पर एमफी। अब सवाल ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी लोग ईएलएसएस फंड से अपने पैसे क्यों निकाल रहे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन रीजन है न्यू इनकम टैक्स रेजिम। FY 2020-21 में न्यू इनकम टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले सिर्फ एक ही इनकम टैक्स रेजिम था जिसे हम अभी ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम कहते हैं। चलो, ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स रेजिम के बीच में डिफरेंसेस को समझाती हूँ। अब ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में आप बहुत सारे इनकम टैक्स डिडक्शंस और टैक्स एग्जेम्पशंस अवेल कर सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर, जैसे 80C इनकम टैक्स डिडक्शंस ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स, डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग एफडीज एंड सर्टेन अदर इन्वेस्टमेंट्स, कलेक्टिवली अप टू 1.5 लाख रुपीस पर ईयर का। देन रेंट पर रहने पर हाउस रेंटल अलाउंस HRA के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक ट्रैवल पर लीव ट्रैवल अलाउंस यानी कि LTA के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन अलाउड है। नेक्स्ट, जो प्रोफेशनल टैक्स आप पे करते हो ना, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी से डिडक्ट होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा 80D टैक्स डिडक्शन यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए सेल्फ या फैमिली और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स उनका तक का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट, 80DD एंड 80U का टैक्स डिडक्शन जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000। ये तो बस कुछ टैक्स डिडक्शंस और टैक्स एग्जेम्पशन थे। अगर आप सभी टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेक कर लीजिए। तो इन सब इनकम टैक्स डिडक्शंस की वजह से आपकी ईयरली टैक्सेबल इनकम कम यानी कि रिड्यूस हो जाती है और जिससे इनकम टैक्स पेबल कम हो जाता है। ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स रेजिम्स में टैक्स स्लैब्स और रेट्स अलग अलग होते हैं। ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में कई टैक्स डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउड होते हैं, जबकि नई न्यू इनकम टैक्स रेजिम में टैक्स रेट्स लोअर होते हैं लेकिन लिमिटेड टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलते हैं। ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब रेट्स कुछ इस तरीके से हैं। न्यू इनकम टैक्स रेजिम में टैक्स रेट्स लोअर होते हैं ऑन अ हायर इनकम टैक्स स्लैब, जैसे आप देख सकते हैं। पर न्यू इनकम टैक्स रेजिम ऑप्ट करने से आपको कोई भी इनकम टैक्स डिडक्शंस या टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। बस आपको 75,000 रुपीस का स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी या पेंशन इनकम और मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 14% ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 80CC D2 फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
टू एम्प्लॉइज एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट। तो ईएलएसएस फंड्स में लोगों को इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि अगर वो न्यू इनकम टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो उन्हें अब सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? चलिए हम ईएलएसएस की टैक्सेशन को समझते हैं ताकि इस पे बेहतर क्लैरिटी मिल सके आपको। लेट्स टॉक हाउ ईएलएसएस फंड्स आर टैक्स्ड। तो सबसे पहले तो ईएलएसएस फंड्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह टैक्स किया जाता है। अब इक्विटी फंड से आप या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी कमा सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू स्टे इन्वेस्टेड। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं ताकि आप वो वीडियो देख सको। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर आप अपने इक्विटी फंड्स को 12 महीनों से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपके कैपिटल गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्लासिफाई किया जाता है और आपको एलटीसीजी टैक्स पे करना होगा। और अगर 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो आपके कैपिटल गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्लासिफाई किया जाता है और आपको पड़ेगा एसटीसीजी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यूनियन बजट 2024 के पहले एसटीसीजी टैक्स रेट 15% था जो अब 20% कर दिया गया है। एलटीसीजी टैक्स रेट 10% था जो अब 12.5% कर दिया गया है। पहले एलटीसीजी पर आपको हर साल 1 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था जो अब बढ़ा के 1.25 लाख रुपीस कर दिया गया है। अब ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम के अंडर ईएलएसएस फंड्स पे 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है एवरी फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80C, जो आपको अप टू ₹46,800 तक का टैक्स सेविंग प्रोवाइड कर सकता है। ये तब होता है जब आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो, यानी कि हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में। लेकिन अगर आप न्यू इनकम टैक्स रेजिम चूज करते हो तो आपको सेक्शन 80C के अंडर जो इनकम टैक्स रिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। इस वजह से लोगों का ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट कम हो गया है। ईएलएसएस फंड से पैसे निकालने का एक बड़ा रीजन ये है कि नए इनकम टैक्स रेजिम में सेक्शन 80C के टैक्स रिडक्शन नहीं है, इसलिए ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव कम हो गया है, खासकर क्योंकि इनका 3 साल का लॉक इन पीरियड भी है। अब ईएलएसएस फंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो इन्वेस्टर्स को उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकें व्हाइल आल्सो सेविंग टैक्स। इसमें 3 इयर्स की लॉक इन पीरियड भी रखा गया है ताकि इक्विटी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को रोककर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। लेकिन न्यू इनकम टैक्स रेजिम की वजह से ये इन्वेस्टमेंट मोटिव भी चला गया है। जो लोग अपने ईएलएसएस फंड्स के लॉक इन पीरियड के एंड पर हैं, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द 3 ईयर लॉक इन पीरियड फॉर देयर ईएलएसएस फंड्स, उनको नए इनकम टैक्स रेजिम में ये ईएलएसएस फंड्स होल्ड करने का कोई खास रीजन ही नहीं मिलता। तो आखिर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, यानी व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? वेल, ईएलएसएस फंड्स एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो टैक्स सेविंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का भी मौका देते हैं। अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में हैं और सेक्शन 80C के अंडर टैक्स सेव करना चाहते हैं और आपको इक्विटी एसेट क्लास पसंद है, दैट इज यू हैव हायर रिस्क टॉलरेंस, तो ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईएलएसएस फंड्स उन लोगों के लिए सूटेबल हैं जो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं वो दूसरे इक्विटी फंड्स के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप न्यू इनकम टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए दूसरे इक्विटी फंड्स कंसीडर कर सकते हैं ईएलएसएस के अलावा। अब अगर आप न्यू इनकम टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट करते हो तो आप ईएलएसएस फंड्स की जगह फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स को ऑप्ट कर सकते हो जो तीनों मार्केट कैप्स यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर देते हैं। प्लस ये फंड्स अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई होते हैं और इनमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। आप इन इक्विटी फंड्स को अपने कोर इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हो। इन इक्विटी फंड कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज चूज करने का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्टमेंट है और वो फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईएलएसएस फंड्स को किसी भी दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की तरह कंसीडर करिए और वैसे ही एसेस करिए। अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो जल्दी से अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं तो आप ईएलएसएस फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। फाइनली, न्यू और ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में से आपको क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्ट करना चाहिए वो आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके इनकम सोर्सेस और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल रहा है ना, एक बात तो साफ है,
आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होने चाहिए। जी हाँ, ईएलएसएस फंड्स काफी समय से टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पॉपुलर चॉइस रहे हैं, लेकिन न्यू इनकम टैक्स रेजिम गेम को बदल रही है। चाहे आप ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम को चुने और ईएलएसएस फंड्स के टैक्स बेनिफिट्स का फायदा लें, या फिर न्यू इनकम टैक्स रेजिम के अंडर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, सबसे जरूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। आखिरकार सिर्फ टैक्स बचाना नहीं है, ये फ्यूचर के लिए वेल्थ बिल्ड करने की बात है दोस्तों। तो क्या आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि सब लोग इन्फॉर्म्ड रहें। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.